हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी एसएससी, रेलवे और डीएफसीसीआईएल के जो एग्ज़ाम है वो आने वाले हैं, है ना। सो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत सी क्लासेस जो है हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं पॉलिटी की। और आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास देखते हैं। देखिएगा, इस क्लास में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो बार बार एग्जाम्स में ना पूछे जाते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम आज उन क्वेश्चंस को करेंगे। बट उन क्वेश्चंस को करने से पहले ये क्वेश्चन ना लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था। ये क्या है? होमवर्क था जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्न में से कौन सी ढंग से मेल नहीं खाता है? तो देखो यहाँ पर आप लोगों को मैंने शेड्यूल्स पढ़ाए हैं। टोटल कितने शेड्यूल्स होते हैं? 12 होते हैं। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी याद करने की। क्या होती है भैया इसकी ट्रिक? क्या है इसकी ट्रिक? है क्या इसकी ट्रिक है? एक सेकेंड। टोटल 12 होती हैं और इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है। सो यहाँ पर ये जो है शेड्यूल 2 सैलरीज एंड अलाउंस, ये बिल्कुल सही है। शेड्यूल 5 में क्या है? शेड्यूल एरियाज हैं, बिल्कुल सही है। शेड्यूल 6 में क्या है? ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय एंड मिजोरम, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर ये जो दिया है शेड्यूल 10, ये क्या है? पंचायत, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, पंचायत जो है बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पंचायत जो है वो 11th शेड्यूल में है और 10th शेड्यूल में क्या है? 10th शेड्यूल में है क्या? दल बदल, है ना। दल बदल कानून जो है वो आपका कौन सी अनुसूची में है? कौन से शेड्यूल में है? 10th शेड्यूल में। सो 10th शेड्यूल का यहाँ पर जो मैच कर रहा है वो पंचायत नहीं करेगा, क्योंकि पंचायत जो है वो 11th शेड्यूल में। सो इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमसे नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा था, सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आंसर दिया था वो बिल्कुल सही थे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लिक्ट विच अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया? यहां पर यह कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो देखिएगा आर्टिकल 19 के तहत, है ना। किसके तहत? आर्टिकल 19। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लिक्ट अंडर विच आर्टिकल? सो फ्रीडम ऑफ प्रेस किस में है? तो वो है आर्टिकल 19। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा? किस भारतीय राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें हैं? तो ये तो भैया सबको पता है ना। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे ज़्यादा जो अधिक सीटें हैं वो किस में है? मध्य प्रदेश में। क्लियर हो गया। एक चीज़ और, ये एमपीपीएससी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। कहाँ पूछा गया है? एमपीपीएससी और व्यापम में भी, है ना। ये मध्य प्रदेश के ही एग्जाम्स हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी में भी इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? हु इज कॉल्ड द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट? मतलब किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन कहलाता है? तो अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल या फिर जनरल सेक्रेटरी ऑफ लॉ डिपार्टमेंट? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडवोकेट जनरल। क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? एडवोकेट जनरल। हु इज कॉल्ड द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट? सो एडवोकेट जनरल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। बहुत से लोगों को लगेगा यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल हो सकता है, बट ऐसा नहीं है भैया, है ना। यहाँ पर आपका जो अगर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर की अगर बात हो रही है तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा एडवोकेट जनरल। आगे बढ़ते हैं। द पावर टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइज इन? केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? ठीक है। सो द पावर टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो वो शक्ति है किसमें? सीएजी में, मीन्स कैग में, मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में। क्लियर हो गया। आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि अभी प्रेजेंट में कैग कौन है, ठीक है, और फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया कौन थे? ठीक है, भारत के प्रथम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे और अभी प्रेजेंट में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं।
When did the new parliamentary committee system begin in India? भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखिएगा, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1991 में, 1991 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, 1991 में भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमिटी इन विच देयर इज नो मेंबर ऑफ राज्यसभा? निम्न में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा, वो एक होती है प्राक्कलन समिति, है ना, जिसको हम कहते हैं एस्टीमेट कमेटी। सो एस्टीमेट कमेटी में यहाँ पर कोई भी राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पब्लिक अकाउंट कमेटी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो ध्यान रखिएगा टोटल 22 सदस्य हैं। कितने हैं भैया? 22 सदस्य हैं। क्लियर? जिसमें से 15 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 जो होते हैं वह राज्यसभा के होते हैं। ध्यान रखिएगा, 15 जो होते हैं वो टोटल लोकसभा के होते हैं और 7 जो होते हैं वो टोटल राज्यसभा के होते हैं सदस्य। और टोटल ऐसे मिला के पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 22 हैं। 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट। अच्छा, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। किसको करती है भैया? तो ये करती है स्पीकर ऑफ लोकसभा को, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को। किसको करेगी? लोकसभा के अध्यक्ष को। जिसके ज़्यादा मेंबर है उसके स्पीकर को जो है इन लोग अपनी जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट सौंपते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा सदस्य किसके हैं? लोकसभा के हैं, तो बस लोकसभा के स्पीकर को इन लोग सौंप देंगे रिपोर्ट। क्लियर? सो बिल्कुल, सो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो वो करती है लोकसभा के अध्यक्ष को, स्पीकर ऑफ लोकसभा को। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द फेडरल जुडिशरी? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ध्यान रखिएगा, ये है पार्ट 5 में। किस में है भैया? पार्ट 5 में। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पर क्या लिखा कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है ना? तो हमने बताया पार्ट 5 में। तो पार्ट 5 में यहाँ पर कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल है? तो इसको भी देख लो, आर्टिकल है 52 से लेके 151 तक, ठीक। इसको भी ध्यान रखेगा। ये जो 52 आर्टिकल है ये किसका है? सबको पता है, प्रेसिडेंट के लिए है ना, प्रेसिडेंट का है, ठीक। अच्छा, राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है वो किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 61 में। तो आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है, जो आर्टिकल इंपॉर्टेंस हैं और अमेंडमेंट्स जो इंपॉर्टेंट्स हैं, अमेंडमेंट मीन संशोधन और आर्टिकल्स, ये हमें याद रहने चाहिए, इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। चलिए, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, सो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ लॉन्ग डज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर्क? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्य करता है? तो 56 साल, 58 साल, 60 साल या फिर नन ऑफ दिस? तो भैया यहाँ पर नन ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जज की यदि मैं आयु के हिसाब से बात करूं, यहाँ पर आयु की बात कही गई है ना, तो वो होती है कितनी? 65। कितने साल होती है? 65, ठीक है। 65 साल तक वह जो है कार्य कर सकता है, आयु के अकॉर्डिंग, है ना, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज ए जज? अच्छा, ये क्वेश्चन तो हो गया अभी। अगला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड ए जज in the Supreme Court, at least how many years a person must be an advocate of the High Court? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? तो भैया कम से कम 10 साल का उसको हाई कोर्ट का एडवोकेट रहना चाहिए, तभी वह सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। क्लियर हो गया? मिनिमम उसको 10 साल जो है वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, तभी वह सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। मिनिमम उसको 10 साल का हाई कोर्ट का एडवोकेट रहना चाहिए, तभी वह सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। क्लियर? चलो
आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वुमन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? निम्न में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ध्यान रखिएगा वो थी फातिमा बीवी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी, रेलवे, डीएफसीसीएल, बहुत बार आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर रख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन ई भी है, नन ऑफ दीज। यदि आप लोग नन ऑफ दीज आंसर देते हैं तो फिर मुझे बताइएगा कि कितने हाई कोर्ट्स हैं अभी प्रेजेंट। क्लियर? चलो, फर्स्ट हाई कोर्ट कौन सा था ये मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हाई कोर्ट जो था वो कलकत्ता का था। कौन सा था भैया? कलकत्ता का, ठीक है। अभी प्रेजेंट में हाई कोर्ट्स कितने आप लोग ये मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन, ओनली वन ऑफ द टोटल यूनियन टेरिटरीज हैज इट्स ओन कोर्ट, दिस यूनियन टेरिटरी इज? कुल संघ शासित क्षेत्रों में से मात्र एक में ही उसका अपना न्यायालय है। यह संघ शासित क्षेत्र है कौन सा? दिल्ली। इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए हाई कोर्ट जज? तो भैया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति के अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो याद रखिएगा कितनी है? 62 साल। कितनी है? 62 साल। क्लियर हो गया? बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की यहाँ पर कितनी है? सुप्रीम कोर्ट के जज की है 65 और हाई कोर्ट के जज की है 62। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इस चीज़ को लेकर, ठीक है, कि सर हाँ सुप्रीम कोर्ट के जज की भी 65 है, हाई कोर्ट के जज की भी जो है मैक्सिमम एज 65 है। ऐसा नहीं है, मैक्सिमम एज जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की है ना भैया वो 65 साल है और हाई कोर्ट के जज की 62 साल है। तो इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जैसे ही 65 साल हुआ सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो जाएगा, जैसे ही 65 साल की उम्र हुई 62 साल की उम्र हुई हाई कोर्ट का जज रिटायर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हु एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ सेक्रेसी टू द गवर्नर? राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखिएगा वो दिलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है ना, वो दिलाता है क्या? शपथ। किसको? राज्यपाल के पद के लिए, ठीक है। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है? द गवर्नर इज इक्विवेलेंट टू ए बर्ड लिविंग इन अ गोल्ड केज हुज स्टेटमेंट इज दिस? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? तो ये अब आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है। यह आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क। और आप लोगों के लिए एक और होमवर्क है कि जो गवर्नर है उसकी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में कही गई है और वाइस प्रेसिडेंट की बातें किस आर्टिकल में कही गई है, ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। गवर्नर की बातें और वाइस प्रेसिडेंट को लेकर किस आर्टिकल में कहा गया है, किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए आज के लिए होमवर्क है। हम आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी ये जो क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको अगर ये क्लासेस अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इस क्लासेस को भी अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।